हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। अभी आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। हम लोग टारगेट 4 अप्रैल का है। जी हाँ, कल का टारगेट है। कल के आपके 2 बजे से जो पेपर होगा उसमें आने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कशन कर रहे हैं लगातार, और काफी आईएमपी प्रश्नों को आप तक दिया जा रहा है ताकि आप अपने बोर्ड में 70 में 70 स्कोर कर पाए। और जितने भी अब आपको पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट है, और जो पिछली वीडियो पढ़े नहीं होंगे तो जाके पढ़िए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 2x स्पीड से पढ़ के जाइए। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसी प्रकार से देना है, जैसे एसके स्टडी पे अभी तक आपने अपना प्यार दिया है, बस इसी प्रकार अपने एसके स्टडी पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। 3.5 लाख का जो जोश है प्यारे बच्चों, उसको आपको करवाना है बोर्ड तक, और मुझे आशा है कि आप लोग करवा देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। यानी निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि जो है वो विडाल परीक्षण के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न कवर करेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, द्विउत्तरी सारे टाइप के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा किया जाता है। टाइफाइड, मलेरिया, अतिसार, पेचिस या फाइलेरिया। तो निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है टाइफाइड। टाइफाइड जो रोग की पुष्टि है ये आपके विडाल परीक्षण के द्वारा किया जाता है। काफी आईएमपी वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 4 अप्रैल के लिए, कल के लिए। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है। ये भी बहुविकल्पी था, लेकिन मैंने इसको लघुत्तरी में मेंशन किया है ताकि आपको प्यारे बच्चों सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्लियर हो जाए। 70 में 70 का टारगेट है, हम करवाएंगे। ठीक है ना। मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसे कहते हैं। तो श्वेत रुधिराणु, याद रखना, श्वेत रुधिराणु लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। श्वेत रुधिराणु लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। तो मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसे कहते हैं। तो श्वेत रुधिराणु को, लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहती हैं। काफी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं, जितने इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि बोर्ड परीक्षा में आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि मानव शरीर में से थाइमस ग्रंथि को ही निकाल दिया जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो थाइमस मानव शरीर में प्राथमिक लसिकाभ अंग है। थाइमस मानव शरीर में प्राथमिक लसिकाभ अंग है, जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेद नहीं हो पाएगा। तो यदि मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो क्या उसके प्रतिरोधक संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको सीधा लिखना है, थाइमस मानव शरीर में प्राथमिक लसिकाभ अंग है, जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदन नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एंटी सीरम होते हैं। एंटी सीरम क्या होते हैं। एंटीजन होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, या फिर आरबीसी होते हैं। तो एंटी सीरम क्या होते हैं, इसको यहाँ पे मेंशन करना है। काफी इंपॉर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो जो एंटी सीरम होते हैं वो आपके एंटीबॉडी होते हैं। क्लियर है। अगला यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। डार्विन ने, लेमार्क ने, डिवरीज ने, या फिर मेंडल ने। तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का जो प्रतिपादन किया था मेंडल जी ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या प्रश्न है, किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है। अधिक सुरापान से, अनुवांशिकी से, विटामिन ए की कमी से, अधिक या फिर अति सक्रिय एंड्रेनिल से। तो किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है। अनुवांशिकी से वर्णांधता का विकास होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जिन होता है, क्या होता है। सीटी होता है, एमटी होता है, बीटी होता है, या फिर जीएसटी होता है। तो पौधों में अपतृणनाशी जो प्रतिरोधक जिन होता है वो क्या होता है आपका जीएसटी होता है। जीएसटी क्या होता है, पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जिन होता है, कौन सा होता है, जीएसटी होता है। अगला प्रश्न है, लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। जो लाइकेंस होता है इसमें फंगस तंतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। वायु से, शैवाल से, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लाइकेंस में जो फंगस तंतु होते हैं पोषण किधर से प्राप्त करते हैं। तो शैवालों से लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। तो लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण किधर से प्राप्त करते हैं, शैवालों से प्राप्त करते हैं।
अगला प्रश्न है दलहनी पौधों में पाया जाता है, दलहनी पौधों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम, एजोबैक्टर, सीडोमोनास या ये सभी। तो दलहनी पौधों में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका राइजोबियम। राइजोबियम किस में पाया जाता है, आपके दलहनी पौधों में पाया जाता है। दलहनी पौधों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। अब इसके बाद आपके हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कशन करेंगे। काफी आईएमपी वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, आपके बोर्ड में आने वाले प्रश्न है, ठीक है ना। अब इन प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, मरुद्भिद पौधों में कांटे किसका रूपांतरण है। तो जो मरुद्भिद पौधे होते हैं इसमें कांटे किसका रूपांतरण होते हैं, पत्तियों का रूपांतरण होते हैं। मरुद्भिद पौधों में कांटे किसका रूपांतरण होते हैं, आपको सीधा बता देना है कि सर मरुद्भिद पौधों में जो कांटे होते हैं यह पत्तियों का रूपांतरण होते हैं। जैसे कि मरुद्भिद पौधों में जैसे कि आपका नागफनी जो होता है यह मरुद्भिद पौधों में ही आता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है यहाँ पे, रात्रि के समय नागफनी के पौधों में कौन सा अम्ल बनता है। तो मौलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनता है रात्रि के समय नागफनी के पौधों में, मौलिक अम्ल जो होता है या रात्रि के समय नागफनी के पौधों में बनता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, किन्हीं दो बहुस्वामी प्राणी का नाम लिखिए। किन्हीं दो बहुस्वामी प्राणी के नाम क्या है, छिपकली है और मेढक है। छिपकली और मेढक क्या है, यह दोनों दोनों बहुस्वामी प्राणी का नाम है। क्या क्या है, छिपकली है और मेढक है। क्लियर है यहाँ तक की, और काफी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है, देखिए मैं तेजी के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको हम 1 घंटे का वीडियो दे दें और उसमें कुछ वैल्यू ही ना हो, क्या मतलब है यार। 1 घंटे में अगर हम 4 प्रश्न बताएं और उसी 1 घंटे में अगर हम 100 प्रश्न बता दें तो कौन सा बेहतर रहेगा, आप ही बताइए ना। क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, रिवीजन ज्यादा करना है, तो सबसे ज्यादा आपको रिवीजन करना है आजकल, ठीक है ना। प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंग के नाम लिखिए। प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंग क्या क्या है। तो प्राथमिक लसिकांग जैसे अस्थिमज्जा व थाइमस है। प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम लिखना है। तो प्राथमिक लसिकांग क्या है, अस्थिमज्जा और थाइमस है। द्वितीयक लसिका क्या है, प्लीहा है, लसिका नोड्स है और टॉन्सिल है, और अपेंडिक्स व छोटी आंत के पियर्स पैचेज जो होते हैं ये आपके क्या है, द्वितीयक लसिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है आपका, सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो सिरका के उत्पादन में आपके एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। किसके उत्पादन में, सिरका के उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, काफी आईएमपी वाला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है। चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है। तो चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है। तो चाय के उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु के द्वारा किया जाता है। काफी आईएमपी वाले प्रश्न हैं, मैं इसलिए इन प्रश्नों को जोड़ा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और अपने बोर्ड परीक्षा में यानी 4 अप्रैल को 70 में 70 जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब कंप्लीट करना ही करना है, चाहे आपको दिन रात मेहनत करें। आप बायोलॉजी में अगर 70 में 70 का टारगेट है तो 70 में 70 आपको ले आना है। 70 में 70 वहां पे पा जाएंगे, 30 स्कूल से मिल जाएगा, टोटल आपको 100 नंबर। मान लीजिए 70 में 70 कट भी गया तभी 65 मिलेगा, 65 और 30 स्कूल से मिल गया, 30 तो ही देते हैं ना, तो 95 होगा कि नहीं। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब पे क्लिक होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, सपोर्ट करना है, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। किन्हीं 2 कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित प्रतिजैविक कौन कौन से हैं। तो पहला है पेनिसिलिन और दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। पहला क्या है, पेनिसिलिन, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये दोनों कवक प्रजातियां हैं और इनसे प्रतिजैविक कौन कौन से, एंटीबायोटिक्स कौन कौन से बनते हैं, पेनिसिलिनियम नोटेटम। तो ये कवक है, ये क्या है, आपके कवक है, और इस पेनिसिलिन कवक से क्या बनता है आपका, पेनिसिलिनियम नोटेटम। और दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या बनता है, स्ट्रेप्टोमाइसियम और ग्रीसियस बनता है। क्लियर है। अगला आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या है यहाँ पे, अति लघु उत्तरीय, नृजातीय, नृजातीय शब्द का अर्थ बताइए। नृजाति या नृजातीय शब्द का अर्थ बताइए। तो एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसे हम लोग
निर्जातीय शब्द कहते हैं। तो निर्जातीय क्या होता है? एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्जाति कहते हैं। इसके बाद आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, काफी आईएमपी वाले लघुत्तरीय प्रश्न है। मैं यही चाहता हूं कि आपके जितने भी प्रश्न हो आज खत्म ही कर दें, इतना आपको वीडियो दे दें, पढ़ते चले जाइए, रिवीजन भी करिए अपने नोट्स को, ताकि आपको कल टाइम मिले और अपने नोट्स को अच्छे से रिवीजन कर पाए। प्रश्न क्या है? जैव विविधता क्या है? मानव जीनोम में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। तो जैव विविधता क्या होता है और मानव में इसकी महत्ता का वर्णन करना है। तो सबसे पहले देखेंगे जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। तो जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाती है। जैव विविधता जीवमंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों पाए जाने वाले जाति विभेद को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का क्या है? परिणाम है। मानव जीवन के लिए महत्व क्या है जैव विविधता का? तो मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव का भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने क्लास 12 बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पेपर मैंने बताया है। सारे के सारे पेपर पढ़ के जाएंगे, कल आपका पेपर है, टेंशन मत लीजिएगा। जितना आपको दे रहा है ना, कंप्लीट करते चले जाए, देख लीजिएगा यहाँ से प्रश्न आपको फंसेंगे, इससे बाहर आएंगे नहीं। लेकिन हाँ, जितना दे रहे हैं सारे के सारे आपको पढ़ते चले जाना है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।